Welcome to Abhyuday Civil Service classes. This is a brand new platform for preparing civil service examination. As you know, number of institute already working in the same field. तो ऐसे में अभ्युदय सिविल सर्विस क्या आपके साथ नया करने वाला है, इसके बारे में मैंने आपसे पहली इंट्रोडक्शन क्लास में चर्चा की थी, है ना। मैंने आपसे कहा था कि कुछ जो पढ़ने पढ़ाने का ट्रेडिशनल तरीके थे, हम उनको बदलकर एक साइंटिफिक मैनर में पढ़ाई करेंगे और हम एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ चलेंगे। जो जिस तरीके से पढ़ाई करवाई जा रही थी अभी तक, उस ट्रेंड को बदलकर हम कुछ यूनिक और कुछ नए तरीकों से पढ़ाई करेंगे। और ये यूनिक और नए तरीके ऐसे नहीं होंगे जो मतलब आपको पढ़ाई से दूर कर दें या इस एग्जाम से दूर ले जाएं। यूनिक तरीके ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देंगे। और आपकी जो पढ़ाई होगी वो एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे एमपीपीएससी का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो एमपीपीएससी के एग्जाम के आसपास ही आप तैयारी करें, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी तैयारी करने लगे। तो वो कब कर पाएंगे? तब जब आप एग्जाम को ठीक से समझते हैं, एग्जाम की मांग को ठीक से समझते हैं। तो एग्जाम को समझाकर, एग्जाम की मांग को समझाकर हम इस दिशा में आपको तैयारी करने के लिए आगे बढ़ाएंगे, है ना। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम जो है एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ चलेंगे और आपको एक थिंकिंग क्रिएचर के रूप में डेवलप करेंगे। मतलब हम आपको फैक्ट तो बताएंगे, लेकिन फैक्ट के साथ साथ एक दृष्टिकोण और एक अप्रोच भी देंगे। आपको सोचने वाले प्राणी के रूप में डेवलप करेंगे, है ना। आपको एक ही टॉपिक के अंदर प्लस और माइनस, है ना, प्रॉप्स और कॉन्स दोनों तरीके की चीजें होती है, नुकसान और फायदे सभी चीजें होती हैं किसी भी विषय के। तो उस विषय के नुकसान और फायदे हम उस टॉपिक के आपको बताते हुए चलेंगे, ताकि आप चीजों को याद तो रखें, उससे रिलेटेड फैक्ट भी आपके दिमाग में हो और उससे रिलेटेड आप एक अपने दृष्टिकोण को भी डेवलप कर पाए, है ना। आप जब देखेंगे एमपीपीएससी को सिलेबस को, तो बहुत ही डायनामिक और बहुत शानदार सिलेबस है ना। आप अगर इस सिलेबस को ठीक से पढ़ते हैं और ठीक से समझते हैं, तो एज ए पर्सनालिटी आप बहुत बेहतर होकर निकलेंगे, है ना। लेकिन दुर्भाग्य है कोचिंग संस्थाओं का कि वो किस तरीके से पढ़ाई करा रही हैं बच्चों को। बच्चा 2-3 साल 4 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी उस स्तर पर नहीं आ पाता है जितना कि वो हो सकता था इस सिलेबस को पढ़कर और इस सिलेबस में दी हुई चीजों को पढ़कर। तो उस चीज को भी हम यहां बदलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, मैं आज की क्लास है वो इस बात से शुरू करूंगा या इस बात को आपको बताने की कोशिश करूंगा आज की क्लास में कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे की जाए, है ना। एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे की जाए, इस बात पे हम फोकस करेंगे, इस बात के बारे में बात करेंगे। तो आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन की जाए, कैसे की जाए, कैसे की जाए, है ना। बहुत सारे लोग बताते हुए आपको मिल रहे हैं, बट कुछ सबके अपने तरीके हो सकते हैं एग्जाम को प्रिपेयर करने के, है ना। तो वो अपने तरीके बता रहे हैं, मैं अपने तरीके बता रहा हूं। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, तरीका किसी का भी गलत नहीं होता, सबके तरीके ठीक हो सकते हैं और आपका एक नया इनोवेटिव तरीका आपका भी हो सकता है तैयारी करने का, है ना। और उपनिषद भी, हमारे जो भारतीय उपनिषद है, वो इस बात को सपोर्ट भी करते हैं कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, मतलब हर जो बुद्धि है वो अपने हिसाब से सोच सकती है, उसकी मति अलग हो सकती है। तो ऐसे में ये बता देना कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, एक साइड फॉर्मूला, एक साइड पैटर्न नहीं हो सकता, है ना। आपको कोई बोल रहा है कि ऐसे ही एमपीपीएससी की तैयारी होती है, तो वो आपको गलत और गुमराह कर रहा है ना। कोई साइड पैटर्न नहीं होता, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स हैं जिनके बिना आप तैयारी करने का नहीं सोच सकते, या आप सोचेंगे भी तो इस तैयारी में भटकते रहेंगे, 2-3-4-5-6-7 साल आपको समय लग जाएगा, आप सक्सेस नहीं पा सकते। तो उन फंडामेंटल्स को आपको ध्यान रखना है और उन फंडामेंटल्स की मैं आपसे आज डिस्कशन करूंगा, चर्चा करूंगा कि तैयारी कैसे की जाए। और मैं सच बता रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2-3-4 साल से भी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो शायद बहुत कम लोग इन चीजों को जानते हैं। और कोचिंग संस्थाएं तो इस बारे में बात ही नहीं करती, बिल्कुल मौन है। पता नहीं क्यों बात नहीं करते इस बारे में, बच्चों को किस तरीके से और कितनी मात्रा में उन्हें गुमराह करके रखा है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत ही निंदनीय है ना। तो हम ये ट्रेडिशनल जो तरीका था पढ़ने का, उसको ब्रेक करके बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी करेंगे। और इस बात को मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी की जाए। तो अभी मैं इस बात से अपना लेक्चर चालू करता हूं कि कैसे तैयारी की जाए, है ना। देखिए, फिर भी मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि कोई सेट पैटर्न नहीं होता, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स हैं। उन फंडामेंटल्स को मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, इनको तो आपको ध्यान में रखना ही है ना। और आपको इनको, अगर इन फंडामेंटल्स को आपने ध्यान रख लिया, इन फंडामेंटल्स को आपने ठीक से समझ लिया, तो मुझे लगता है कि आप सक्सेस के बहुत पास जाकर खड़े हो जाएंगे दूसरे बच्चों की तुलना में, जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिन पॉइंट्स पे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लिखेंगे हाउ टू स्टार्ट, है ना। इसको ना हाउ टू स्टार्ट, या लिखे कि प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी, एमपीपीएससी, हाउ टू स्टार्ट और प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी।
तो आपको किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये एग्जाम है क्या, और इसमें आप किस तरीके की पोस्टें आपको मिलती हैं, किन वैकेंसीज के लिए ये जो है एमपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है ना। मतलब जो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जब भी आप तैयारी में आए तो आप जो तैयारी कराने वाली बॉडी है, जैसे आप डॉक्टर की तैयारी करें, नीट का जब एग्जाम देते हैं आप, एंट्रेंस एग्जाम होता है जो डॉक्टर की तैयारी के लिए, जब आईआईटी जेई का पेपर देते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो आप उस बॉडी को समझने की कोशिश करें कि वो किस तरीके की बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है। उस कंटेक्स्ट में तो ज्यादा यूजफुल नहीं होगा आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग में, लेकिन जब आप सिविल सर्विस की बेसिकली तैयारी करते हैं तो ये बहुत 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 जरूरी हो जाता है आपको आपके एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी के बारे में समझना कि उसका नेचर क्या है, उसको जानना, है ना। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको 2 मिनट में कि एमपीपीएससी क्या है। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसको कहते हैं, है ना, वो मध्य प्रदेश के में सिविल सर्वेंटों की भर्ती करने के लिए एक संस्थान है ना, जो सिर्फ सिविल सर्वेंट की भर्ती ही नहीं करता, इसके अलावा मध्य प्रदेश की कई और, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम है, एग्रीकल्चर का एग्जाम है ना, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, इस तरीके के और भी कई सारे एग्जाम एमपीपीएससी कंडक्ट कराता है। तो आप ये बस मान के चलिएगा कि एमपीपीएससी सिर्फ सिविल सर्विस के एग्जाम लेता है ना, लेकिन वो फेमस सिविल सर्विस के नाम से ज्यादा है। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस के नाम से ज्यादा फेमस है, लेकिन यूपीएससी भी कई तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो पहला मैंने बताया कि एमपीपीएससी सिविल सर्विस के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब एमपीपीएससी जो सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसमें किन लोगों की भर्ती करता है, किन लोगों को नियुक्त करता है, तो इसमें वो सिविल सर्वेंटों की नियुक्ति करता है। और सिविल सर्वेंट कौन से सिविल सर्वेंट, जिसमें जैसे आप कुछ पॉपुलर पोस्ट जानते हैं, जैसे एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, है ना, इन चीजों के बारे में आपने दो तो सुन ही रखा होगा। बट इसके अलावा भी जैसे जो मध्य प्रदेश के विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, जैसे वित्त विभाग हुआ, राजस्व विभाग हुआ, जेल प्रशासन हुआ, है ना, आबकारी डिपार्टमेंट हुआ, इन सब, इलेक्ट्रिसिटी का कोई विभाग हुआ, इन सब की वैकेंसी भी एमपीपीएससी के माध्यम से फिल की जाती है। पहले ये जो सब है और संस्थाएं हैं, जो वित्त विभाग, है ना, राजस्व विभाग, जेल प्रशासन, ये सब अपनी अलग अलग परीक्षाएं कंडक्ट कराते थे, है ना, ग्रेड बी और ग्रेड सी के लिए अलग अलग परीक्षाएं कंडक्ट कराते थे, लेकिन ये काम अब इन्होंने एमपीपीएससी को सौंप दिया है। तो एमपीपीएससी एसडीएम डीएसपी के अलावा कई सारे विभागों की क्लास बी और क्लास सी की नियुक्तियां करता है ना, इस बात को याद रखें, क्लास बी और क्लास सी की नियुक्तियां करता है, क्लास डी की नियुक्तियां नहीं करता। क्लास डी की नियुक्तियां जो है व्यापम के नाम से जो जाना जाता था पहले, आजकल उसका नाम पीईबी हो गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, वो क्लास डी की नियुक्तियां करता है इन विभागों की, है ना। तो एमपीपीएससी आपको समझ में आ गया होगा कि किन अधिकारियों की नियुक्ति करता है ना। और एमपीपीएससी सिविल सर्विस के अलावा भी कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब देखिए, अब हम आते हैं कि एमपीपीएससी या सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जाए, है ना। एमपीपीएससी की या एमपीपीएससी जब मैं लिख रहा हूं तो आप मान के चलिए इनहेरेंट रूप से कि ये सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जाए ये लिखा हुआ है ना। तो सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जाए, तो पहले मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि कोई फंडामेंटल नहीं होता, मतलब कुछ ऐसा साइड फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे ही तैयारी की जाए, बट कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के तैयारी की जा सकती है और वो आपकी तैयारी को बहुत आसान और सही दिशा में करवा सकते हैं। पहला जो चीज आपको याद रखनी चाहिए सिविल सर्विस की तैयारी में कि कैसे की जाए, तो पहली चीज है जो आपको, वो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर, देखिए जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पहले मन बना लेना तो होता है कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करना है, और आपको मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होता है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करूंगा, मेरा मन है। तो आप जब मन नहीं बनाएंगे, आप बेमन से तैयारी करेंगे, तो फिर आप वो तैयारी में वो जो डिजायर सफलता है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। इसमें मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि ये जो एग्जाम है वो बहुत लंबा एग्जाम है ना। जब आप इसको देखेंगे सिविल सर्विस के एग्जाम को तो बहुत लेंथी सिलेबस है और एक सफिशिएंट टाइम की तैयारी ये मांगता है। आप अगर उस सफिशिएंट टाइम की तैयारी नहीं करते तो आप सफल नहीं होंगे, इस बात की श्योरिटी है। तो यात्रा लंबी है और लंबी यात्रा में हमेशा आप मानसिक रूप से तैयार रहें, इस बात को मानना जरूरी है ना। अगर आप मेंटली तैयार नहीं है तो आप कभी भी गिर सकते हैं बीच रास्ते में, इसलिए यात्रा लंबी होने के कारण आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। दूसरा इसलिए भी जरूरी है आपको मेंटली प्रिपेयर होना क्योंकि आप देखेंगे कि सिविल सर्विस की जो एग्जामिनेशन है उसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है ना। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि आप अगर सक्सेसफुल ना हो पाए तो आप किसी आपके ऊपर मतलब किसी तरीके का दबाव या डिस्टर्बेंस आए या आप मेंटली
अपने आप को सेफ फील ना करें, या कुल मिला के कि आप अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं, है ना, ऐसा आपके साथ ना हो। इसलिए ये जरूरी है कि आप मानसिक तौर पे तैयार रहें, है ना। जब आप मानसिक तौर पे तैयार होंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे कि चलो आपने मन बना लिया है कि मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करनी है और मैंने मन बना लिया है। एक चीज और याद रखिएगा कि आप खुद ही मानसिक रूप से तैयार होइएगा, है ना, इस तैयारी करने के लिए। आप किसी चाचा मामा फूफा के कहने से तैयार नहीं होंगे। अगर आप उनके कहने से तैयार होते हैं तो इस प्रोसेस में आप बहुत लंबे टिक नहीं पाएंगे, है ना। या आप किसी से बदला लेने के लिए सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तब भी आप बहुत लंबे नहीं टिक पाएंगे, है ना। या आप समाज में प्रतिष्ठा लेने के लिए, मोटा धन कमाने के लिए, मोटा दहेज लेने के लिए सर्विस में आने की सोच रहे हैं, तो भी आप इस सर्विस में बहुत लंबे नहीं टिक पाएंगे। इस सर्विस में टिकने के लिए आपके पास बड़ा विजन होना चाहिए। आप लोगों को सर्व करने के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां सिविल सर्वेंट बदल सकता है, वो एक बड़ा विजन आपके दिमाग में होगा, तब आप इस एग्जाम की तैयारी में लंबे टिक पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेंटली प्रिपेयर हो और खुद से प्रिपेयर हो। किसी के दबाव में आकर, किसी के कहने से आप इस तैयारी में नहीं आएंगे, है ना। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। दूसरी चीज, हमेशा आपको याद रखना है किसी एग्जाम की तैयारी में कि आपको जो है, नया पेज लेते हैं, है ना, कि आपको जो है एग्जाम को समझना है। आपने मन बना लिया, पहली चीज आपने अगर मन बना लिया तो अब आप एग्जाम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो दूसरी चीज जो है एमपीपीएससी की तैयारी में आपको करनी है, एग्जाम अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम को समझना है। अब एग्जाम को कैसे समझेंगे? तो एग्जाम को समझने के तीन तरीके होते हैं, कि एग्जाम क्या है उसको समझने के तीन तरीके होते हैं। एक होती है एग्जाम स्कीम, या इसको एग्जाम पैटर्न भी कहते हैं, है ना। और दूसरा होता है इसका सिलेबस, और तीसरी चीज जो होती है वो होते हैं पी बाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। अगर इन तीन चीजों को आप जान लेते हैं तो आप एग्जाम को समझने के लिए कैपेबल होते हैं। और यकीन मानिए कि एग्जाम को समझ लेंगे आप, एग्जाम को भली भांति अगर जान लेंगे, तो आप सक्सेस के बहुत पास खड़े होंगे दूसरे बच्चों की तुलना में, है ना। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और मैंने कई लेक्चर में कहा है कि आप एग्जाम को अगर समझ लेते हैं तो आप उस दिन बहुत बड़ी तैयारी कर चुके होते हैं। अब एग्जाम को समझने के लिए पहले आपको एग्जाम स्कीम समझना होगा, एग्जाम पैटर्न समझना होगा कि एग्जाम कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू 3 फेजेस में होता है। प्रीलिम्स कितने मार्क्स का होता है? 2 पेपर जैसे प्रीलिम्स में होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 2 जो होता है, पहले पेपर से जो है कट ऑफ बनता है। अगर कट ऑफ क्लियर होता है आपका तो आप मेंस देने जाते हैं। मेंस में 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर में फिर एक नंबर आते हैं, उसमें लिस्ट आती है, कुछ लोग उसमें इंटरव्यू देने जाते हैं। फिर इंटरव्यू 185 मार्क्स का होता है, मेंस 1500 नंबर का होता है। मतलब अभी मैं उस पैटर्न को नहीं समझा रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा सब चीजें। आप नहीं समझेंगे तो फिर आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, है ना। आपको इन एग्जाम को पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है ना। पर दुर्भाग्य है, मैं फिर कह रहा हूं, दुर्भाग्य है कोचिंग संस्थाओं का कि वो सब इन सब चीजों पे बात ही नहीं करते हैं, है ना। तो पहला एग्जाम पैटर्न समझना होगा। एग्जाम पैटर्न समझने के बाद, एग्जाम पैटर्न समझने के लिए जो सिलेबस होता है या जो नोटिफिकेशन आता है ना एमपीपीएससी का, उसको आप डाउनलोड करिए। उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं एग्जाम के बारे में, है ना। उसमें एग्जाम का पैटर्न भी लिखा हुआ है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन, कौन सी यूनिट से कितने नंबर का पूछा जाएगा, एज इट इज सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ डिस्क्राइब है ना। तो उसको पढ़ें आप। दूसरा आपको जो ध्यान रखना पड़ता है वो है सिलेबस, है ना। किसी भी बॉडी द्वारा अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो वो एक पर्टिकुलर सिलेबस देती है ना। और वो बताती है कि हमारा ये सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पेपर बनाएंगे या इस सिलेबस के पैटर्न पे हम एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। अगर बच्चे को उस सिलेबस की ठीक से समझ होती है तो वो उस एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाता है, और उस एग्जाम में उस बच्चे की सफल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है दूसरे बच्चों की तुलना में। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेबस को समझना। जब आप सिलेबस को समझ लेते हैं तो इतना ही काफी नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि सिलेबस में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक लिखा है और उस टॉपिक के अंदर किस लेवल पर, जैसे टॉपिक में आपके लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, मान लीजिए एक टॉपिक लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, सिलेबस में लिखा हुआ है। अब उस हड़प्पन सभ्यता से एमपीपीएससी ने किस लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछे, इस बात को भी समझना है। और इस बात के लिए हमें पी बाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करना होगा। और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सिलेबस में लिखे हुए टॉपिक से एमपीपीएससी ने किस डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछे हैं।
जिससे हमें मोटा मोटी का अंदाजा लग जाता है कि इस टॉपिक में हमें इस तरीके से इस दिशा में पढ़ना है। अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं, अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं, सिलेबस को समझ लेते हैं और पीवाईक्यू के साथ उसको क्लब कर लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पे वहां पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचने की मंशा रखते हैं। जैसे एक क्लास में मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया था, मैं फिर से बताता हूं कि जब आप किसी दोस्त के घर जाते हैं, नए दोस्त के घर जाते हैं जिसका आपने घर नहीं देखा, तो सबसे पहले आप उससे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, है ना, कॉलोनी का नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, तो आपको पर्टिकुलरली कॉलोनी का नाम बताता है, आप वहां पहुंच जाते हैं। फिर जब आप कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, तो फिर आप पूछते हैं पर्टिकुलरली उससे कि आप किस हाउस नंबर में रहते हैं, मैं कॉलोनी में पहुंच गया हूं। तो जब आप उसको हाउस नंबर बताते हैं तो वो आपके घर पे आसानी से पहुंच जाता है। तो वही आप इसको यहां अप्लाई कीजिए कि जो आपके दोस्त को आपने बताया कि मैं इस कॉलोनी में रहता हूं, वो सिलेबस है, और जो आपने बताया कि मैं इस हाउस नंबर में रहता हूं, वो पी बाई क्यू है। सिलेबस आपको बताएगा कि आपको कहां जाना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बुक बताएंगे कि वो जहां जाना है उसमें भी पर्टिकुलरली कहां जाना है ना। तो इसलिए सिलेबस जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अगर इन दो चीजों को आपने समझ लिया तो आप उस दिन अपनी 50% सफलता को सुनिश्चित कर लेते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आपने सिलेबस को समझ लिया उस दिन अपनी 50% सफलता को आप सुनिश्चित कर लेते हैं। इसलिए कैसे तैयारी करें, उसमें मेंटली प्रिपरेशन के बाद सबसे जरूरी पॉइंट जो होता है वो एग्जाम को समझना, एग्जाम को अंडरस्टैंड करना, और एग्जाम को समझना और अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। जब आप एग्जाम को समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, सिलेबस को भी जान लेंगे, पीवाईक्यू भी देख लेंगे, फिर आपके सामने एक नया चैलेंज आता है कि अब क्या करें, है ना। तो अब आपको एक प्रोसेस करनी है, ऑथेंटिक सोर्स सिलेक्शन। इस प्रोसेस में आप जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसको कहां से कवर किया जाए उसके बारे में आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी, है ना। लेकिन मैंने यहां एक वर्ड यूज किया है, ऑथेंटिक, है ना, ऑथेंटिक। और हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसकी पंच लाइन में भी ये है कि सर्व मिनिमम सर्व ऑथेंटिक। हम बच्चों को मिनिमम सर्व करेंगे क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है, और ऑथेंटिक सर्व करेंगे ताकि बच्चा मिसगाइड ना हो, है ना, इधर उधर की किताबों से पढ़ के मिसगाइड ना हो। सर, तो आपको अगला जो काम करना है वो करना है, आपको ऑथेंटिक सोर्स का सिलेक्शन करना है ना। इसमें आप किसी मेंटर की या आपके सीनियर की या किसी की मदद ले सकते हैं कि इस टॉपिक को कैसे तैयार किया जाए, है ना। ये बहुत जरूरी काम है, आप ये कर लेते हैं। फिर आपके सामने एक नया चैलेंज आता है कि ये कर लिया, अब पढ़े कैसे, है ना। तो अब एक तो हर सब्जेक्ट जो होता है वो अपने आप में अलग नेचर का होता है ना, अलग नेचर का होता है। तो आप हमेशा उस सब्जेक्ट से तैयारी की शुरुआत कीजिए सिलेक्शन करने के बाद कि भाई मुझे इस बुक से पढ़ना है, आपने सिलेक्शन कर लिया, तो अब आप उस टॉपिक से तैयारी की शुरुआत कीजिए जो आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगता हो। या एक तो ये हो सकता है कि आपको जैसे पॉलिटी पसंद है, या हिस्ट्री पसंद है, या ज्योग्राफी पसंद है, या इकोनॉमी पसंद है, या तो ये आपको पता होगा, या शायद उन किसी बच्चे ने अगर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो उसको नहीं पता होगा। तो जिसने नहीं पढ़े वो एनसीईआरटी पढ़ के देख सकता है कि उसको किस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि आ रही है, तो वो उससे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। ऑथेंटिक सोर्स सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं, ऑथेंटिक सोर्स सिलेक्शन। तो ऑथेंटिक सोर्स सिलेक्शन करते समय कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे कोई ना कहे कि लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, पॉलिटी की एक बुक आती है लक्ष्मीकांत, बहुत फेमस बुक है, यूपीएससी में रेफर की जाती है। कुछ बुक्स होती हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जैसे स्पेक्ट्रम बहुत फेमस है। कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की बुक पढ़ी जाती है। मॉडर्न के लिए मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा की बुक पढ़ी जाती है। तो ऐसे कई तमाम तरीके की बुक है जो विशेष सब्जेक्ट के लिए पढ़ी जाती है यूपीएससी में जनरली। अब क्या है कि आपसे कोई कहेगा कि पॉलिटी की बुक पढ़िए, और निश्चित तौर पे कहेगा, और मॉडर्न इंडिया पॉलिटी की बुक पढ़िए लक्ष्मीकांत, और मॉडर्न इंडिया के लिए वो आपसे कहेगा कि स्पेक्ट्रम पढ़िए। पर मैं आपको ध्यान दिला दूं कि ना आपको पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत है, ना मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम। जो आपको बता रहा है वो खुद ही सिलेबस को नहीं जानता है, उसको खुद सिलेबस की समझ नहीं है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो लक्ष्मीकांत का 20% सिलेबस भी एमपीपीएससी से कनेक्ट नहीं करता है ना। आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। आप इस चीज देखिए, मैं आपको दो चीजें क्लियर कर दूं कि मैं आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, पर मैं आपको पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए मना कर रहा हूं। तो जब आप पढ़ने बैठे तो आपके दिमाग में सिलेबस हो, तो सिलेबस से जो जो टॉपिक लक्ष्मीकांत से कवर हो रहे हैं, XYZ बुक से कवर हो रहे हैं, तो आप उन टॉपिक को पढ़िए, आप पूरी किताब को मत पढ़ डालिएगा, है ना। नहीं तो आप सोचेंगे ये पूरी किताब पढ़ने के लिए बोला है सर ने कि मॉडर्न इंडिया में ये सारी किताब पढ़नी है, तो आप पढ़ने लगे, है ना। तो आपको मैं इसलिए कह रहा था कि आप सिलेबस को समझ लें। सिलेबस को समझने से आपका भार बहुत हल्का हो जाता है ना। आप सब चीजों को जानते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, और फिर आपका काम सिर्फ पढ़ने का रह जाता है।
है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि सिलेबस को पहले बेहतर तरीके से समझ लीजिए और ऑथेंटिक सोर्स का सिलेक्शन कीजिए, और सोर्स ऐसे हो जो आपके ऊपर बर्डन ना बने, है ना, बिल्कुल बर्डन ना बने। और ये भी हमारी एक पंच लाइन है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसकी पंच लाइन है कि सर्व मिनिमम, हम बच्चों को वही देंगे जो एग्जाम में आता है, एग्जाम के काम का है। लक्ष्मीकांत से भी जब हम पढ़ाएंगे, यहाँ लक्ष्मीकांत को हम कहेंगे कि बच्चे यहाँ रेफर कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक लक्ष्मीकांत का एमपीपीएससी के सिलेबस में काम का है, हम प्रॉपर तरीके से उसको बताएंगे, है ना, ताकि बच्चा भटके ना, है ना। और एक मेंटर का काम क्या होता है, एक मेंटर का काम होता है कि बच्चा सही दिशा में तैयारी कर सके, यही तो मेंटरशिप का काम होता है। लेकिन दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश में कोई ऐसी मेंटरशिप ही नहीं है जो बच्चों को इन बारे में या इन सब विषयों पे बात करती हुई दिखाई देती है, और कोई दिखता भी है तो वही घिसी पिटी चीजें बताई जाती हैं, है ना। तो मैंने कहा कि ऑथेंटिक सोर्स का सिलेक्शन करना है आपको, है ना। और फिर अगली जो बात है उसको तो ध्यान रखना है आपको इस तैयारी के दौरान कि मिनिमम सोर्स रखना है आपको, सोर्स को मिनिमम रखना है। जैसे आपने कुछ ऑथेंटिक बुक का सिलेक्शन कर लिया कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक पढ़ूंगा, है ना, मान लीजिए ए सब्जेक्ट के लिए मैं ए बुक पढ़ूंगा या एक्स बुक पढ़ूंगा, कुछ भी आपने सोच लिया, तो अब आपको ध्यान रखना है कि उस बुक को बदलना नहीं है अब, क्योंकि आपने, लेकिन बुक का चुनाव सोच समझ के कीजिएगा, बुक का सिलेक्शन बहुत ही कॉन्शियस माइंड से कीजिएगा, हर कुछ मत पढ़िएगा, है ना। ये गाइड और कुंजियों से बचिएगा, ये गाइड और कुंजियों से पढ़ने का टाइम नहीं है अब, है ना। पहले पढ़ते थे बच्चे और निकलते थे भी, अब चीजें बदल रही हैं, समय बदल रहा है। वो काम के हो सकती हैं आपकी, उससे फैक्ट उठा सकते हो, पर वो विजन नहीं देती हैं आपको, है ना। तो आपको उसके साथ कुछ और चीजों का भी यूज करना है। तो मैं कह रहा था आपको सोर्सेज मिनिमम रखना है ना, सोर्सेज मिनिमम रखना है, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ा सिलेबस है और यात्रा बहुत लंबी है ना। और लंबी यात्रा में आप हमेशा जब घूमने के लिए जाते हैं, इस एग्जांपल से आप समझे, तो आप जब घूमने के लिए जाते हैं तो आपके फैमिली वाले हमेशा आपको ये बात कहते हैं कि लगेज कम लेके जाना। अगर लगेज आपके पास कम रहेगा तो आप जो है अपना फोकस घूमने पे कर पाएंगे, है ना। यही बात यहां लागू होती है कि आपके पास सोर्सेज लिमिटेड होंगे तो आप बेहतर तरीके से जो है एग्जाम को परफॉर्म कर पाएंगे या एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। जब सोर्स आपके पास बड़ी संख्या में होंगे तो फिर आप पढ़ेंगे क्या, सोर्स को ही मैनेज करते रह जाएंगे। तो सोर्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए। दूसरा, सोर्स मिनिमम होने से एक और फायदा होता है जो बहुत जरूरी है, वो होता है कि आप जो है रिवीजन मैक्सिमाइज कर पाते हो। और ये जो है मैक्सिमम रिवीजन, ये की ऑफ सक्सेस है, ये सक्सेस की चाबी है ना। अगर जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं और जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा अंतर यही होता है, रिवीजन की कमी, है ना। जिसके जितने ज्यादा रिवीजन होंगे उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी। लेकिन ज्यादा रिवीजन आप कब कर पाओगे, जब आपके पास मटेरियल कम रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं सोर्सेज मिनिमम हो और आपके रिवीजन जो है मैक्सिमम हो, तब आप दूसरों से बेहतर कर पाएंगे या आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी दूसरों से बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगला जिस बारे में हम बात कर सकते हैं वो है कि देखिए अगली चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको आपको याद रखना है कि आपको इस एग्जाम में बहुत मेहनत करनी होगी। लेंथी एग्जाम है, कठिन नहीं है ना। लेंथी एग्जाम में कठिन नहीं है, इस बारे में मैं आपको एक लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं कि कठिन होना और लेंथी होने में फर्क होता है। लेंथी मतलब जैसे मैंने एग्जांपल से बताया था कि भोपाल से इंदौर की दूरी 200 किलोमीटर है, लेंथी है, दूर है मतलब। लेकिन मान लीजिए कोई पहाड़ी एरिया है, वहां आपको डिस्टेंस तय करना है, वो 30 किलोमीटर का है। लेकिन पहाड़ी एरिया में रोड देखेंगे आप कितने टफ होते हैं, तो वो कठिन है। दूरी कम है लेकिन वो कठिन है। भोपाल से इंदौर की दूरी ज्यादा है, लेंदी है, लेकिन वो सरल है ना। तो एमपीपीएससी लेंदी है, इस बात से मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन एमपीपीएससी बहुत आसान है, बहुत ही इजी एग्जाम है, इस बात से डिनाई कोई नहीं कर सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एमपीपीएससी के उठा के देखेंगे और अपने साइड में एक सिलेबस को रखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एमपीपीएससी किस हद के और किस सतही स्तर के सवाल पूछता है ना। तो इसमें मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि बहुत तैयारी करने जैसा है। आपने सिलेबस को ठीक से समझ लिया, सिलेबस को, कीवर्ड को, सिलेबस के सारे डायमेंशन को आप जानते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए एग्जाम बहुत 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 आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वही है कि सिलेबस को अगर आप समझते हैं तो, है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको एक और चीज का याद रखना है कि आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा इस एग्जाम में, है ना। हार्डवर्क करना पड़ेगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हार्डवर्क आपको ही करना पड़ता है। हर चीज का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक दोस्त पसंद नहीं आया आप दूसरा दोस्त बना लेंगे, एक किताब पसंद नहीं आई आप दूसरी किताब ले लेंगे, एक पेन पसंद नहीं आया आप दूसरे पेन से लिखना शुरू कर देंगे।
लेकिन मेहनत जो है वो आप ही को करनी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप, मेहनत तो करनी पड़ेगी इस एग्जाम में, और जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप जबरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार हो और लंबी दूरी तक मेहनत करने के लिए तैयार हो, तब ही आप इस एग्जाम में आने के लिए मन बनाइएगा। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको और याद रखनी है कि इस एग्जाम में जब आप तैयारी करने के लिए जाते हैं तो आप अपने आप को ना सिविल सर्वेंट समझे। सिविल सर्वेंट, अच्छा यहां मैं लिखूं थिंक लाइक सिविल सर्वेंट, मतलब आप सिविल सर्वेंट की तरह सोचें। ये आपको बहुत फायदा देगा, है ना। आपसे ये चर्चाएं कोई नहीं करेगा, ये डिस्कशन कोई नहीं करेगा। ध्यान से सुनना इन चीजों को, और सच बता रहा हूं मैं, बहुत फायदा देंगी। आप अप्लाई करके देखना, हमेशा आप एक सिविल सर्वेंट की तरह सोचें जब इस एग्जाम में आए प्रिपरेशन करने के लिए। जब आप सिविल सर्वेंट की तरह सोचते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि आपकी अप्रोच सिविल सर्वेंट जैसी बन जाती है। दूसरा फायदा होता है कि जब आपकी अप्रोच सिविल सर्वेंट जैसी होती है तो आप मल्टी डायमेंशन में सोचने लगते हैं, जो आपके एग्जाम में, आपकी तैयारी में आपको बहुत हेल्प करता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा इसका होता है कि आप एक इंटरव्यू में बहुत सहज महसूस करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस दिन से आप तैयारी करने के लिए आए हैं उसी दिन से आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। जो आपको कहता है कि प्रीलिम्स पढ़ लो, मेंस पढ़ लो और इंटरव्यू पढ़ लो, वो पढ़ाई का ठीक तरीका नहीं है ना। उस तरीके से पढ़ाई होती नहीं है। और फिर वो ऐसे बच्चे फिर इंटरव्यू में आके ये पूछते हैं कि सर हॉबी क्या रखे, है ना। तो ये दुर्भाग्य है, एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा ही है कि प्रीलिम्स पढ़ा दिया, मेंस पढ़ा दिया और फिर इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू देने आता है बच्चा। मतलब हद है, मॉक इंटरव्यू दोगे। ठीक है, तो आपको क्या है, सिविल सर्वेंट की तरह सोचना है। सिविल सर्वेंट की तरह सोचेंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। और सारी चीजों की तैयारी डे वन से होती है, ताकि आप इधर उधर चंपक चाव के मॉक इंटरव्यू में ना फंसे, है ना। और उनसे ये ना पूछे कि सर मैं इसका उत्तर कैसे दूं। हाँ, उनसे पूछ रहे हैं कि सर मैं इस प्रश्न का उत्तर, अरे उनको क्या पता कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें। तुमने क्या सीखा इस प्रोसेस में, तुमने क्या जाना है। तो जब आप सिविल सर्वेंट की तरह सोचेंगे तो आप शायद बेहतर सोच पाएंगे। एक और चीज आपको इस प्रिपरेशन में ध्यान रखनी है, वो आपको पढ़ाई में बहुत 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 मदद करेगी। वो है कि आप भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप जब भी, तो आप सोचें कि वाई दिस सब्जेक्ट, ये कि कोई सब्जेक्ट सिलेबस में है क्यों, है ना, इस बारे में आपको सोचना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर मैं वो बोल रहा हूं कि कोई इन सब चीजों पे चर्चा नहीं करता है ना। तो अगर हो रही है चर्चा तो थोड़ा ध्यान से समझे और सीरियसली ले। ये सच में आपको बहुत फायदा देगा, बहुत काम करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि कोई सब्जेक्ट आप जब पढ़ रहे हैं तो आप सोचें कि ये सिविल सर्विस में सब्जेक्ट को रखा क्यों गया है, एमपीपीएससी ने सिलेबस में इस सब्जेक्ट को क्यों रखा है, और एक सिविल सर्वेंट को इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है, कुछ काम होगा उस सब्जेक्ट का। जब आप ऐसे पढ़ते हो, इस दृष्टिकोण से पढ़ते हो, तो आप उस सिलेबस में लिखे हुए सब्जेक्ट की यूटिलिटी को, उपयोगिता को समझ पाते हो। और जब आप उस सब्जेक्ट की यूटिलिटी या उपयोगिता को समझ पाते हो तो आप उस सब्जेक्ट के साथ भी जस्टिस कर पाते हो, और उस सब्जेक्ट का कैसे हम सिविल सर्वेंट बन के यूज कर सकते हैं, सोसाइटी में उस सब्जेक्ट का क्या उपयोग हो सकता है, पॉलिसी मेकिंग में उस सब्जेक्ट का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, पॉलिसी की एग्जीक्यूशन में उस सब्जेक्ट का कैसे यूज किया जा सकता है, इस बात की आपके अंदर समझ हो जाती है। और जब आप सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसा कर लेंगे तो आप एक बेहतर होलिस्टिक व्यू में पूरे सिलेबस को कवर करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके भी सिलेबस को देख सकते हो, जिससे आप बहुत कम मटेरियल में, बहुत कम पढ़े हुए में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जब आपको हॉलिस्टिकली समझ होगी तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री पॉलिटी से अलग नहीं है, पॉलिटी हिस्ट्री से अलग नहीं है, ज्योग्राफी सोसाइटी से अलग नहीं है, सोसाइटी ज्योग्राफी से अलग नहीं है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का पार्ट है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का पार्ट है, इकोनॉमी पॉलिटी का पार्ट है। मतलब सारे जो सब्जेक्ट हैं आपस में लिंक है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मात्रा में। पर वो तब समझ पाएंगे जब आप सब्जेक्ट क्यों है सिविल सर्विस में, क्यों रखा गया, उसके मोटिव को समझेंगे। तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि नहीं, हाँ इस सब्जेक्ट की यूटिलिटी है, और ये सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट से इस तरीके से लिंक होता है। और इसलिए एमपीपीएससी ने एक सिविल सर्वेंट के लिए सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है ये सोचा है, या समझकर इस सब्जेक्ट को सिलेबस के अंदर डाला है। अब इन बातों की आपके अंदर अगर समझ होती है तो मुझे लगता है कि आप सिविल सर्वेंट की तैयारी करने के लिए तैयार हो गए हैं, और आप एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में सिविल सर्वेंट की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने को तो लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन तैयारी सटीक और सही दिशा में करना एक कोचिंग संस्थान का या एक मेंटर का
उद्देश्य होना चाहिए, बट दुर्भाग्य है कि कोचिंग संस्था और मेंटर का उद्देश्य आज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बनाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना ये हो गया, क्योंकि शिक्षक कम व्यापारी ज्यादा मार्केट में बैठे हुए हैं। तो वो जो ट्रेडिशनल तरीका था, फिर मैं याद दिलाऊं कि उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए और साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ने के लिए हम स्टेबल हुए हैं, और ये हम आपको करके दिखाएंगे। हम इस फील्ड में अपने आप को स्टेबल करने वाले एक बहुत यूनिक और बहुत क्रिएटिव संस्थान होंगे। हम इंस्टीट्यूट में जुड़ने वाला एक नया नंबर नहीं होंगे कि 10 खुले थे अब 11वां खुल गया, वैसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने आप में यूनिक और शानदार काम करके दिखाएंगे, और बहुत 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 ऐसी चीजें करेंगे आपके साथ, बहुत शानदार चीजें करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, है ना। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैंने आपसे किन चीजों की चर्चा की, मैं आपसे आज बता रहा था कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए कोई सेट पैटर्न नहीं हो सकता, कई तरीके होते हैं तैयारी करने के। पर मैंने आपसे कहा कि कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर हम तैयारी कर सकते हैं। उन फंडामेंटल्स में मैंने पहले आपसे बात करी कि जो है सिविल सर्वेंट में आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है और सक्सेस रेट बहुत कम है। दूसरा मैंने कहा कि एग्जाम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एग्जाम अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ता है कि एग्जाम कितने फेजेस में होता है। दूसरा, एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, कट ऑफ कितना जाता है, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। अच्छा, कट ऑफ डिस्कशन पे भी हम पर्टिकुलरली वीडियो लेके आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि पिछले 5-7 सालों में एमपीपीएससी का कट ऑफ क्या रहा है, ताकि आप अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से बना लें, है ना। अगला मैं पॉइंट आपसे रणनीति वाला ही डिस्कस करूंगा। फिर मैंने आपको बताया था कि सिलेबस को समझना बहुत, एग्जाम अंडरस्टैंडिंग में सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। जब आप सिलेबस को समझ लेते हैं तो आप एग्जाम के बहुत बड़े भार को अपने सर से उतार देते हैं, बहुत इजी हो जाता है। फिर मैंने आपका कहा कि सिलेबस मात्र को समझना जरूरी नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ताकि उस टॉपिक से किस गहराई में जाके हमें पढ़ाई करनी है और किस गहराई में जाके पीएससी सवाल पूछता है, ये हमें अंदाजा हो जाए। फिर मैंने कहा कि आप जब ये सब चीजें कर लें, आपको पता चल गया कि भाई सिलेबस में ये टॉपिक पढ़ना है, एक्स टॉपिक पढ़ना है, एक्स टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा सोर्स पढ़ना है। तो मैंने कहा कि आप स्टैंडर्ड सोर्स को यूज कीजिएगा, गाइड और कुंजियों से बचिएगा, स्टैंडर्ड सोर्स से आप पढ़िएगा। बट स्टैंडर्ड सोर्स में हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, उसको ध्यान में रख के पढ़िएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपसे किसी ने कहा कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो पॉलिटी के लिए, तो आप शुरू हो गए धनाधन लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए। नहीं, लक्ष्मीकांत में आपको सिर्फ उन्हीं पोर्शन को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है ना। फिर मैंने आपसे कहा कि हमेशा आपको थिंक करना है सिविल सर्वेंट की तरह, आपको सिविल सर्वेंट की तरह सोचना है। जब आप सिविल सर्वेंट की तरह सोचेंगे तो आपको इंटरव्यू में इसका बहुत फायदा मिलेगा। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा, जब आप सिविल सर्वेंट की तरह सोचते हैं, है ना। आपका दिमाग खुलेगा, जब आपका दिमाग खुलेगा तो आप ज्यादा डायमेंशन में चीजों को सोच पाएंगे, है ना, जो आपके ऐसे में भी बहुत मदद करेगी और ओवरऑल आपको एक थिंकिंग क्रिएचर बनाएगी, आपको एक सोचने वाले के प्राणी के रूप में निर्मित करेगी, जो कि हमारा एजेंडा है और हम ऐसा करके दिखाएंगे। फिर मैंने कहा कि सिविल सर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, एमपीपीएससी ने जो सिलेबस में आपके सब्जेक्ट रखे हैं, वो आप सोच के देखिए थोड़ा सा। जो टीचर जैसे आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो आप उसकी पहली क्लास में उसको टॉकिए और उससे पूछिए टीचर से कि सर ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर एमपीपीएससी में इस सब्जेक्ट को क्यों रखा गया है, इस सब्जेक्ट की क्या क्या उपयोगिता है, क्यों ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, ये सवाल पूछिए आप अपने टीचर से, है ना। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये सब्जेक्ट क्यों रखा गया है आपके सिलेबस में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस सिलेबस को समझना, और आप उस सब्जेक्ट को समझना, और आप उस सब्जेक्ट के साथ तभी जस्टिस कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सिलेबस में क्यों रखा गया है, क्या कारण है, और सिविल सेवा में इस सब्जेक्ट का क्या उपयोग है, इस बात को समझेंगे। ऐसे आप सारे सब्जेक्ट को समझते हैं तो आप सारे सब्जेक्ट को इंटरडिसिप्लिन मेनर में समझ जाएंगे, और जब आप इंटरडिसिप्लिन मेनर में सारे सब्जेक्टों को समझ जाएंगे, तो आप एक बहुत बेहतर सिविल सर्वेंट बन के तो आएंगे ही आएंगे, इस बात की तो गारंटी है मेरी। पर आप एक बहुत ही ज्यादा शानदार आंसर राइटिंग करने वाले व्यक्तित्व भी अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, है ना। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, बात करने को तो बहुत बात की जा सकती है, ये भी बताया जा सकता है कि दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, है ना, है ना। आपको ये भी बताया जा सकता है कि इस पेन से लिखिए, पर ये सब फालतू की बातें हम नहीं करेंगे, है ना। हम कुछ फंडामेंटल चीजें थी जो जरूरी हैं, जो बच्चों को जानना जरूरी है, उन सब चीजों पे चर्चा की मैंने आपसे कि एमपीपीएससी की तैयारी क्यों और किस तरीके से की जा सकती है। अब एक और चीज है कि रणनीति कैसे बनाएं, स्ट्रैटेजी। रणनीति कैसे बताएं, पहले समझिए कि स्ट्रेटेजी होती क्या है। स्ट्रेटेजी होती है रणनीति के माध्यम से हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं।
स्ट्रेटेजी बनाना क्यों जरूरी होता है? अब आपको कोई बता देगा कि एमपीपीएससी की रणनीति बनाए। अरे पहले तो बताओ तो रणनीति होती क्या है, और तब बताओ ना क्यों बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। रणनीति होती क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी क्या है? मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें स्ट्रेटेजी रणनीति बनानी होगी, है ना, मिनिमम इनपुट में। अब यहां यही है, एग्जाम लेंथी है, मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपके पास जो है मिनिमम सोर्सेज को रखना है। मिनिमम सोर्सेज मतलब मिनिमम इनपुट होगा और मैक्सिमम आउटपुट, और रिजल्ट आपका बेहतर से बेहतर आए, इसलिए हमें रणनीति बनानी है। हम कम से कम घंटों में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा इनहेरेंट कर सके, ग्रैस्प कर सके, ऐसी हमें रणनीति बनानी है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए? देखिए, इस एग्जाम के लिए आप देखें रणनीति के बारे में, तो जब आप सिविल सर्विस की तैयारी में आते हैं तो रणनीति में सबसे जरूरी बिंदु जो होता है स्ट्रेटेजी में, वो होता है कट ऑफ। कट ऑफ किसका? प्रीलिम्स का, मेंस का और फाइनल सिलेक्शन का। आप इसको बिना जाने रणनीति बना ही नहीं सकते। अब मुझे बताइए कि किसने आपको एमपीपीएससी की स्ट्रेटेजी बताते हुए पिछले 5-10 सालों के कट ऑफ बताए हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के और फाइनल सिलेक्शन के? किसने बताए हैं? तो जब बताए नहीं है तो फिर रणनीति बनवा किस चीज की रहे हो भाई? उससे उस बच्चे को क्यों गुमराह कर रहे हो, है ना? पहले उसको बताओ तो कि कितना कट ऑफ गया है पिछले सालों में प्रीलिम्स का, मेंस का, और फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे होता है, तभी तो अपनी वो रणनीति बनाएगा, उस हिसाब से तो रणनीति बनाएगा, है ना? तो सबसे पहली चीज है कि आपको कट ऑफ के बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप एक बेहतर और सटीक रणनीति बना सकते हैं। दूसरा, रणनीति बनाने के लिए जो जरूरी है, जो जानना है आपको, कि आप ये याद रखिए कि आप कौन सी स्टेज पे खड़े हैं, है ना? जैसे कोई होगा जो सेकंड ईयर में तैयारी कर रहा होगा, कोई होगा थर्ड ईयर में तैयारी कर रहा होगा, कोई होगा फोर्थ ईयर में होगा या पीजी कर रहा होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप कहां खड़े हैं, और या फिर कोई ऐसा होगा कि फुल फ्लैश तैयारी कर रहा होगा, है ना? तो आपको खुद देखना है कि आप कहां खड़े हैं और आपको कितने सालों में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना? तो जब भी आप रणनीति बनाएं तो याद रखें, पहले अपनी पोजीशन देखें, आप अपनी पोजीशन देखें कि आप कहां खड़े हैं, है ना? मान लीजिए टारगेट ये है और आप यहां खड़े हैं, है ना? तो आप, कोई यहां खड़ा होगा, कोई यहां खड़ा होगा, टारगेट के बहुत पास होगा, तो आपको ये देखना है कि आप खड़े कहां हैं। जहां खड़े हैं उस हिसाब से आप रणनीति बनाएंगे अपनी, ऐसा नहीं कि रैंडमली रणनीति बना देंगे, है ना? और मैं समझता हूं कि कम से कम आपको 1.5 साल बाद की इस एग्जाम को टारगेट करने की रणनीति होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आप ठीक से तैयारी करेंगे, हॉलिस्टिकली तैयारी करेंगे, तो कम से कम इस एग्जाम में, और आप एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो आपको कम से कम इस एग्जाम में 1.5 साल का समय तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस सच में वाकई लेंथी है और सारी डायमेंशनों को आप कम से कम इतने समय में कवर कर पाएंगे, है ना? तो आपको इतना टाइम तो 1.5 साल तो देना ही होगा। तो आप जो भी रणनीति बनाए आज से 1.5 साल या कम से कम 1 साल तो मान ही लो किसी भी हालत में, इतना तो आप ध्यान में रख के अपनी रणनीति बनाएं, है ना? तो मैं आपको बता रहा था कि पहले कट ऑफ को जानना है और दूसरा अपनी पोजीशन को देखना है कि आप कहां खड़े हैं, उस हिसाब से आपको रणनीति बनाना है ना? तो एमपीपीएससी की रणनीति में और मैं विशेष चर्चा क्या करूं, जब हमारी क्लासेस होंगी तो उनमें हम और चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे रणनीति बनाई जाती है और किन बातों का ध्यान हमें और रणनीति में रखना पड़ता है। तो जो हमने पीछे डिस्कस किया उसमें सबसे जरूरी अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये है एग्जाम को अंडरस्टैंड करना, है ना? सबसे प्राइमरी चीजें, जो और चीजें बताई वो आप भूल भी जाओ ना तो काम चलेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, पर इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। ये तो यूनिक है और ये शानदार चीज है, इसको समझ लिया तो सब समझ लिया। जैसे एग्जाम स्कीम को समझ लिया, एग्जाम स्कीम से ही स्ट्रेटेजी बनेगी, एग्जाम स्कीम में भी आपको वही सब चीजें समझनी पड़ती हैं, तो एग्जाम स्कीम को समझ लिया तो आपने रणनीति को भी समझ लिया। एग्जाम अंडरस्टैंडिंग सबसे शानदार चीज है, और शानदार एग्जाम के कंटेक्स्ट में कि आपने इसको समझ लिया तो आप एग्जाम के बहुत पास आगे खड़े हो गए, बहुत पास, बस दरवाजा दरवाजा खटखटाने की देरी है ना? तो इसलिए हमारा एक बहुत ही शानदार डेडिकेटेड, यूनिक और वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम आने वाला है मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में, सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम, जो लगभग 30 से 40 दिन का हो सकता है, मैं टाइम नहीं बता सकता आपको, हो सकता है 45 दिन का भी हो, है ना? जिसमें हम प्रॉपर तरीके से सिलेबस को डिकोड करेंगे, सिलेबस के एक एक कीवर्ड को समझेंगे, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, उसके एग्जाम्पल को समझेंगे, वो सिलेबस का कीवर्ड या डेफिनेशन कहां सिलेबस के दूसरे सेगमेंट से कनेक्ट होता है, इस बात को भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर। उसके साथ ही हम उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे,
डिकोडिंग के साथ साथ, ताकि आप ये अंदाजा लगा सके कि आपको इस सिलेबस के अंदर ये चीजें तो पढ़नी है, इन चीजों में कितनी डेप्थ में जाके पढ़ना है वो भी आपको अंदाजा हो जाए। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन और वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम होगा मध्य प्रदेश के अंदर, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। और जल्द ही हम उस प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं आपके साथ। जैसे ही मैं शुरू हो जाएगा उसका डेट अनाउंस कर दूंगा आपको कि कब हम शुरू करने वाले हैं, है ना। तो जल्दी हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी जो चर्चाएं थी हमने आज करी सिलेबस के संबंध में, है ना, या एमपीपीएससी के प्रिपरेशन के संबंध में, है ना। तो यही हमारी क्लास का आज मोटो था जो हमने पूरा किया, है ना। तो अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।